नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जो है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र पर एक एक बिंदु देखेंगे। बहुत से स्टूडेंट को ये डिफ़िकल्ट चैप्टर लगता है। मैं बहुत सरल सहज भाषा में पढ़ाने की कोशिश करूँगी, ठीक, ताकि जितना हमें ये विषय कठिन लगता है वो सहज बन जाए। आरंभ करते हैं। और ये सेशन जो है उसमें भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र दोनों ही के प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। क्या? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? परिभाषा भी ध्यान में रख लीजिएगा, परिभाषा भी पूछा जाता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अगर इंटरव्यू वगैरह में भी आप लोग जाते हैं तो कविता की परिभाषा के संदर्भ में अगर पूछा जाता है कि कविता की परिभाषा दीजिए, तो अगर यह बात हम बताएं कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, तो थोड़ा जो बोर्ड मेंबर होंगे उनको सेटिस्फैक्शन हो सकता है। ठीक, ये परिभाषा है किसकी? अब हम यह जान लेना ज़रूरी है। तो यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की परिभाषा। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। कई बार आप लोग को देखने को मिलेगा, कई परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ठीक, तो यह काव्य लक्षण किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार और युग प्रवर्तक के रूप में विख्यात है। और इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 1864। महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो इनका जन्म वर्ष ध्यान में रखना जरूरी है। और कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, 1864 इनका जन्म है। और कहाँ जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश, रायबरेली नामक स्थान पर। ठीक, और निधन कब हुआ है? 1938 में हुआ है इनका निधन। इन्होंने लगातार 17 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 17 वर्षों तक एक महत्वपूर्ण पत्रिका, जिसका क्या नाम है? कमेंट में आप लोग लिखते चलेंगे। जिसका नाम है सरस्वती। इसका प्रकाशन, इसका संपादन किया है। किस पत्रिका का? सरस्वती पत्रिका का संपादन। ठीक, और हिंदी साहित्य में अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक साहित्य का दूसरा जो युग है हमारा, आधुनिक साहित्य का दूसरा युग कौन सा है? पहला युग हमारा भारतेंदु युग है और दूसरा युग हमारा कौन सा है? द्विवेदी युग। तो इनका हिंदी साहित्य में इतना अधिक योगदान है व्याकरण आदि से संबंधित कि इसी के कारण, इसी को देखते हुए जो दूसरा युग है उसका नाम क्या रखा हुआ है? उसका नाम द्विवेदी युग पड़ा है। किसके नाम पर पड़ा है ये द्विवेदी युग? वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है, द्विवेदी युग। और कब से कब तक द्विवेदी युग का समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? तो 1900 से 1918 तक मानी जाती है द्विवेदी युग की समय सीमा। सर्वमान्य मत के अनुसार ये मैं बता रही हूँ। ठीक, अब हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक हैं, आप सभी जानते ही होंगे। इनकी कविता की परिभाषा क्या है? इन्होंने एक रचना लिखी है, कविता क्या है। इन्होंने एक शीर्षक से रचना, इनकी रचना है कविता क्या है। उसमें वो कविता की परिभाषा क्या देते हैं? जीवन की अनुभूति। कविता क्या है? जीवन की अनुभूति है। ठीक है, तो शुक्ल क्या कहते हैं कविता को? तो जीवन की अनुभूति कहते हैं। अगर यह भी पूछ ले कि जीवन की अनुभूति कौन कहता है कविता को, तो ध्यान में रखेंगे जीवन की अनुभूति कहता है आचार्य शुक्ल। ठीक, इसके अलावा कुछ कुछ परिभाषाएं पूछी जाती हैं, जिस परिभाषा में आते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कहते हैं सत्य की अनुभूति। जीवन की अनुभूति कौन कह रहा है? शुक्ल कह रहे हैं। और सत्य की अनुभूति कौन कह रहा है? तो जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं? सत्य की अनुभूति क्या है? कविता है। ठीक, और एक और परिभाषा पूछी जाती है महादेवी वर्मा की। वह क्या बताती हैं? कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जो भी बता रही हूँ, पूछा गया है। कई परीक्षाओं में ये सभी बिंदुएं पूछी गई हैं। महादेवी वर्मा क्या बताती हैं?
कविता की परिभाषा महादेवी वर्मा लिखती हैं कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। ठीक, कविता क्या है? कवि जो है कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। कौन कहता है? यह किसके अनुसार परिभाषा है? तो यह है महादेवी वर्मा के अनुसार। आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या है? कविता जीवन की अनुभूति है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। किसके अनुसार? महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। और सत्य की अनुभूति कविता है। किसके अनुसार? जयशंकर प्रसाद के अनुसार। महादेवी वर्मा के अनुसार क्या? तो कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। ठीक, और ये देख सकते हैं किस एग्ज़ाम में आया है, कौन से एग्ज़ाम में ये प्रश्न बने हैं वह भी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, आई होप कि ये प्रश्न आप लोग का पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उससे बताते चलूँगी मैं, ताकि एक भी बिंदु हमारा छूटे नहीं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, पंक्ति है। और ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि यह जो काव्य पंक्ति है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से ली गई है। ठीक, चलिए मुझे अब कमेंट करके बता दीजिएगा कि किस नाटक से ये पंक्ति उद्धृत है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा गुण मौजूद है। इस कविता में पूछा गया है कि कौन सा गुण मौजूद है। ऑप्शन क्या है? माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण और इनमें से कोई नहीं। देख सकते हैं आप लोग किस परीक्षा में पूछा गया है। यूपी टीजीटी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह पढ़ के ही लग रहा है कि किससे संबंधित है? ओज गुण है इस कविता की पंक्ति में। ठीक है, और प्रस्तुत पंक्ति जो है मैं बता देती हूँ, अगर किसी को ध्यान में ना आए तो उसको समझ में भी याद भी नहीं रहे, अगर ना हो तो ध्यान में रख लेंगे। यह जो पंक्ति है जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक, कौन से प्रसिद्ध नाटक है उनका? 3 नाटक तो लगे हुए हैं, तो उनका एक नाटक लगा हुआ है चंद्रगुप्त, उसमें ये पंक्ति आती है। ठीक है, और छठे दृश्य में आती है। अब मुझे आप लोग कमेंट में ये बताइए कि ये गाता कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओज गुण पर बात करते हैं थोड़ा सा। ओज गुण ऐसी कवि रचना जिसको पढ़कर चित्त में जोश, वीरता, उल्लास आदि का भाव उत्पन्न हो जाए। ओज गुण की कविता को पढ़कर आपको क्या, आपके हृदय में कौन सा भाव आएगा? वीरता का भाव आएगा, उल्लास का भाव आएगा। अगर इस तरह का भाव आपके हृदय में आ रहा है तो वहाँ पर कौन सा गुण मौजूद है? वहाँ पर है आपका ओज गुण मौजूद। और कौन कौन क्या क्या चीज़ें देखकर आपको जोश, उल्लास, वीरता, इस प्रकार के भाव आए आपके हृदय में, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर कौन सा गुण होगा? तो वहाँ पर ओज गुण होगा। ठीक, और इसी तरह वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स रसों की रचना में ओज गुण पाया जाता है। किस किस में? वीर में, रौद्र रस में, भयानक, विभत्स रसों में क्या पाया जाता है? ओज गुण पाया जाता है। अब आगे चलते हैं। एक मिनट। ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिक वाद का सिद्धांत है? क्या चीज पूछ रहा है? ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? और ये प्रश्न पूछा गया है, देखेंगे हम किस परीक्षा में पूछा गया है। सबसे पहले उत्तर जान लेते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? ऑप्शंस हैं आपके पास: अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, मार्क्सवाद और अभिजात्यवाद। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद का संबंध मार्क्सवाद से है, ध्यान में रखेंगे।
ठीक, ऐतिहासिक भौतिकवाद का संबंध किससे है? तो ऐतिहासिक भौतिकवाद का संबंध मार्क्सवाद से है। ठीक, मार्क्सवाद या साम्यवाद, यहाँ पे मार्क्सवाद हो या एक और बिंदु लिखा हो, वो क्या है? साम्यवाद। दोनों एक ही हैं, एक ही विचारधारा है। ठीक है, मार्क्सवाद या साम्यवाद एक ही विचारधारा के दो नाम हैं, ध्यान में रखेंगे। मार्क्सवाद और साम्यवाद क्या है? दोनों ही एक ही विचारधारा के नाम हैं, जिसे क्रांतिकारी समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद भी कहते हैं। अभी तो फिलहाल यही ध्यान रखिए, मार्क्सवाद समाजवाद एक ही है, और इसके साथ इससे क्या क्या कहते हैं? क्रांतिकारी समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। मार्क्सवाद या साम्यवाद का जो प्रतिपादन है किसने किया है? सभी लोग जानते होंगे, कार्ल मार्क्स ने इसका प्रतिपादन किया है। मार्क्सवाद ही उनका है, कार्ल मार्क्स का। ठीक, और साथ में फ्रेडरिक एंजल नामक दो यूरोपीय चिंतक ने 19वीं शताब्दी में किया था। कब? मार्क्सवाद का उदय कब हुआ है? 19वीं सदी। और कार्ल मार्क्स के साथ एक और विद्वान का नाम यहाँ पर जुड़ता है मार्क्सवाद में। वो कौन है? तो वो है फ्रेडरिक एंजल। ठीक है, इनका नाम जुड़ता है मार्क्सवाद के साथ। दोनों को माना जाता है मार्क्सवादी आलोचक, लेखक, सिद्धांतकार। ठीक, मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। कौन कौन से दो प्रमुख सिद्धांत हैं मार्क्सवाद के? पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। पूछा जाता है ये प्रश्न, ध्यान में रखेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसके सिद्धांत है ये जो है, हम मार्क्सवाद के दो सिद्धांत की बात कर रहे हैं। पहला तो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जिसकी जानकारी सभी को होगी, और दूसरा है हमारा ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से है। अब जो हमने पढ़ा कि दो सिद्धांत पढ़े, ठीक है, कौन कौन से? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो द्वंद्वात्मक जो पहला है हमारा, उसका संबंध किससे है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से है। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या मिलेगी। किसमें? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में। जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद में क्या मिलता है? तो ऐतिहासिक भौतिकवाद में हमें मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या मिलती है। संपूर्ण इतिहास की व्याख्या हमें किस में मिलेगी? वो हमें मिलेगी ऐतिहासिक भौतिकवाद में। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में क्या देखने को मिलेगा हमें? प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या। और ऐतिहासिक भौतिकवाद में क्या मिलेगा हमें देखने को? मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या। ठीक, आई होप कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक एक बिंदु मैंने समझाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ। आइए रिचर्ड के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। आइए रिचर्ड का सिद्धांत यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा सिद्धांत जो है आइए रिचर्ड का है। तो पहला है विरेचन। विरेचन का सिद्धांत तो आइए रिचर्ड का नहीं है। आगे चलते हैं। संप्रेषण सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत या निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। ये देख लीजिए, परीक्षा में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है उत्तराखंड के पेपर में लेक्चरर के। तो आइए रिचर्ड का जो सिद्धांत है, विरेचन किसका है? विरेचन अरस्तु का सिद्धांत है। ठीक है। संप्रेषण, इसके साथ अनुकरण सिद्धांत किसका है? यह भी अरस्तु का है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? इलियट का है। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? संप्रेषण का सिद्धांत।
संप्रेषण का सिद्धांत किसका है? तो वो है हमारा IA रिचर्ड का। अब हम यहाँ से अपनी चीज़ों को तोड़ना आरंभ करते हैं। सबसे पहले जो IA रिचर्ड हम लोग लिखते हैं, तो IA रिचर्ड का फुल फॉर्म यानी उनका पूरा नाम क्या है, अगर यही पूछ लिया जाए तो इनका पूरा नाम है इवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? आई, उसके बाद इसको बोलते हैं ए, उसके बाद यहाँ पर रिचर्ड्स लगा देते हैं। ध्यान में रख लीजिएगा इनका पूरा नाम क्या है, तो इवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड। ठीक, इनके दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। सबसे पहला तो हम संप्रेषण का सिद्धांत हम पढ़ चुके। संप्रेषण का सिद्धांत किसका है? IA रिचर्ड का। और दूसरा सिद्धांत है मूल्य सिद्धांत। मूल्य सिद्धांत, अगर ऑप्शन में संप्रेषण का सिद्धांत ना देके मूल्य सिद्धांत देता है तो मूल्य सिद्धांत इवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड का सिद्धांत है। ठीक, अब संप्रेषण सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत क्या है, अब इसको तोड़ते हैं। संप्रेषण सिद्धांत को संप्रेषणीयता का सिद्धांत भी कहते हैं। रिचर्ड का मानना है कि किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति को अनुभूत करना ही प्रेषणीयता है। संप्रेषण से रिचर्ड का क्या मानना है कि अन्य व्यक्ति के अनुभूति को अनुभव करना, अनुभूत करना ही क्या है? संप्रेषण है या प्रेषणीयता है। अन्य व्यक्ति जो कहना चाहता है, ए और बी, ए जो कहना चाहता है उसको बी समझ ले, उसको प्रेषित कर ले, उसके भाव को, वही क्या है? संप्रेषण है। ठीक, आई होप कि आप लोग को संप्रेषण सिद्धांत समझ आया होगा। और अब मूल्य सिद्धांत क्या है? मूल्य सिद्धांत को कला या मूल्यवादी सिद्धांत या उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहते हैं। केवल मूल्य सिद्धांत को क्या क्या कहते हैं अभी ध्यान रख लीजिए। कला का मूल्यवादी सिद्धांत या उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहते हैं। मूल्य सिद्धांत को क्या कहते हैं? उपयोगितावादी। एक एक बिंदु जिस प्रकार पैटर्न बदलता जा रहा है, जरूरी है सब चीज़ें जानना। उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहते हैं किसको? तो मूल्य सिद्धांत को। रिचर्ड ने ब्रेडले के कला के लिए है सिद्धांत का खंडन करते हुए कला व नीति का परस्पर संबंध स्वीकार किया है। ब्रेडले का है एक कला के लिए, कि कला केवल कला के लिए है, वो अन्य उसमें नैतिकता आदि को हम सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। कला के लिए है। ठीक, उसमें नैतिकता का प्रश्न नहीं आता है। ठीक है, उसमें एक तरह से मैं कहूँ कि जो व्यक्ति अनुभव कर रहा है वही लिखेगा। वो किसका मानना था? कला के लिए, जो कलावादी थे उनका मानना था। ठीक, लेकिन इस सिद्धांत का खंडन करते हैं रिचर्ड और कहते हैं कि कला व नीति का परस्पर संबंध बताते हैं। किसका? कला और नीति का संबंध बताते हैं। कौन? नीति का परस्पर संबंध बताते चलते हैं, संबंध मानते हैं रिचर्ड। ठीक है, अपने मूल्य सिद्धांत में कला के लिए नहीं है, कला समाज के लिए भी है, कला नैतिकता से संबंधित भी है। यह कौन मानता है? तो ये मानते हैं इवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। ठीक है, इसके साथ ही जो भी इतने सिद्धांत रहे हैं तो उन एक एक बिंदु में जान लेते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसका रहा है। ठीक, तो मैं एक पेज ले लेती हूँ ताकि अच्छे से मैं लिख पाऊँ। तो एक आता है प्रत्ययवाद। एक मिनट, एक क्या आता है हमारा? प्रत्ययवाद या प्रत्ययवादी दार्शनिक मानते हैं, या फिर अनुकरण सिद्धांत। यह किसका है? प्रत्ययवाद या अनुकरण सिद्धांत यह है प्लेटो का।
ध्यान में रख लेंगे। ठीक, इसके साथ ही अरस्तु का, प्लेटो के शिष्य कौन हुए? अरस्तु। उनका सिद्धांत क्या है? तो उनका सिद्धांत है विरेचन, विरेचन का सिद्धांत और अनुकृति और त्रासदी। ये सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत हमारा आता है अरस्तु का, ध्यान रखेंगे। प्रत्ययवादी दार्शनिक कौन कहलाते हैं? प्रत्ययवाद किसका है? तो प्लेटो का है। अनुकरण सिद्धांत किसका है? प्लेटो का है। विरेचन सिद्धांत, अनुकृति और त्रासदी, ये सिद्धांत किसका है? प्लेटो के शिष्य अरस्तु का है। ठीक, अब है अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजनावाद किसका है? अभिव्यंजनावाद है हमारा क्रोचे का, जो कलावादी दार्शनिक कहलाते हैं। कल्पना सिद्धांत, जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसको मैं बता दे रही हूँ। कल्पना सिद्धांत किसका है? कल्पना सिद्धांत है कॉलरिज का। कल्पना सिद्धांत कॉलरिज का है। इसके साथ ही एक विखंडनवाद भी पूछता है, कई बार पूछा गया है। विखंडनवाद या फिर इसको उत्तर संरचनावाद भी करके पूछता है। उत्तर संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद यह किसका है? तो यह है जॉक देरिडे का। विशेष रूप से विखंडनवाद में बहुत प्रसिद्ध है जॉक देरिडे। ठीक है, विखंडनवाद, उत्तर संरचनावाद जॉक देरिडे का है। प्रतीकवाद, प्रतीकवाद किसका है? वादलेयर का है। वादलेयर। और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? तो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत हमारा आता है इलियट का। ठीक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रत्ययवाद या अनुकरण सिद्धांत किसका है? तो प्रत्ययवाद या अनुकरण सिद्धांत प्लेटो का है। विरेचन, अनुकृति और त्रासदी, यह सिद्धांत किसके हैं? अरस्तु के हैं। अभिव्यंजनावाद किसका सिद्धांत है? क्रोचे का है। कल्पना सिद्धांत किसका? कॉलरिज का है। विखंडनवाद या उत्तर संरचनावाद जॉक देरिडे का है। प्रतीकवाद वादलेयर का है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट का है। ठीक, जो भी महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं वाद, उसको मैंने बता दिया ताकि आप लोग को ध्यान में रहे और अगर ध्यान में हो तो रिकॉल हो जाए। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक रिचर्ड की रचना नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उस रचना का नाम बताना है या हमें ऑप्शन में से खोजना है जो रिचर्ड का नहीं है। ध्यान में रखेंगे कि है और नहीं है में ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है, यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, बायोग्राफिया लिटरेरिया, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, ये देख लीजिए पूछा गया है जीडीसी की परीक्षा में। ठीक, तो किसका हमें देखना है? तो हमें देखना है रिचर्ड का। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया यह जो है यह रिचर्ड का नहीं है। बाकी द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, ये सभी तीनों रचनाएं कॉलरिज की हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कई बार पूछा गया है कि द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका है, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, इनके बहुत महत्वपूर्ण रचना है। द कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, यह भी कई बार पूछा गया है कि किसकी रचना है। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया यह किसका है? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है कॉलरिज का है। ठीक है, कॉलरिज का कौन सा सिद्धांत था? हमने अभी पढ़ा, कल्पना सिद्धांत है। ठीक, इसके अलावा द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, इसके अलावा कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? रिचर्ड की रचनाएं हैं। ठीक,
और इन्होंने सौंदर्यवादी या सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत दिया था। कॉलरिज किस प्रकार के? कॉलरिज के साथ ही कॉलरिज किस प्रकार के अगर माना जाए, किस प्रकार के दार्शनिक हैं, तो प्रत्ययवादी दार्शनिक है। ध्यान में रख लेंगे। कॉलरिज किस प्रकार के हैं, तो प्रत्ययवादी दार्शनिक है। आगे चलते हैं। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थी मैंने बता दिया। आगे अब चलते हैं, ठीक है। तब तक आप वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्य शास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? यहाँ पर नहीं आएगा। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य यह पूछ रहा है भारतीय काव्य शास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है। भारतीय काव्य शास्त्र पर यह प्रश्न है। वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार और रस। ये देख लीजिए किस परीक्षा में है। यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में ये पूछा गया है। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य जो पूछा जा रहा है किसका भेद है, तो ये हमारा ध्वनि का भेद है, ध्वनि संप्रदाय का भेद है। महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान में रखिएगा। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य किसका भेद है, किस संप्रदाय का भेद है, तो ध्वनि का भेद है। ठीक। और भारतीय काव्य शास्त्र में अभिधा मूला ध्वनि के दो भेद किए गए हैं। ध्वनि के दो भेद किए गए हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारा वही संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, और दूसरा है हमारा असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। ठीक, व्यंग्य ध्वनि। संलक्ष्य क्रम आए या असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि आए, यह दोनों ही किसके भेद हैं? ध्वनि के भेद हैं। और ध्वनि संप्रदाय जो है, जो भारतीय काव्य शास्त्र है, तो ध्वनि संप्रदाय है किसका? तो ध्वनि संप्रदाय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य रहे, आचार्य आनंद वर्धन, उनका है। आनंद वर्धन का है ध्वनि संप्रदाय। ठीक है। और इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है, और आप लोग को ध्यान में रखना जरूरी है, ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक किसका ग्रंथ है? तो ध्वन्यालोक जो है वो आनंदवर्धन का ग्रंथ है। ठीक। और आनंदवर्धन का क्या है? आनंदवर्धन का है ध्वनि संप्रदाय। ठीक है, आगे चलते हैं। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य देख लीजिए, 2020 में ये प्रश्न बना है। आचार्य मम्मट, आचार्य जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य भरत मुनि। तो कौन है? आचार्य भरत मुनि। किस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। ठीक है। और भारतीय काव्य शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय अगर माना जाए तो कौन सा माना जाता है? तो रस सिद्धांत ही माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे अधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा संप्रदाय माना जाएगा? तो रस संप्रदाय। ठीक। आचार्य भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र के 6म और 7म अध्याय में किया है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र का प्रवर्तन किया है। और भरत मुनि के ग्रंथ का क्या नाम है? भरत मुनि के ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। ठीक। नाट्य शास्त्र उनका जो ग्रंथ है, उसमें उसके किस अध्याय में किया है रस का विवेचन? अध्याय अगर पूछ लिया जाए तो अध्याय है वो 6ठा और 7वां। ठीक है, जिसमें उन्होंने रस का विवेचन प्रस्तुत किया है। ठीक। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। उनका एक श्लोक भी आता है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निसंपत्ति। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी
भाव के संयोग से वो क्या मानते हैं, रस की उत्पत्ति मानते हैं। ये प्रश्न आगे है, फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए। और इनका जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र में इन्होंने कितने रसों का उल्लेख किया है, कई बार प्रश्न बना है। जो इनका नाट्यशास्त्र ग्रंथ है और जिसमें रस का विवेचन किस अध्याय में मिलता है, तो षष्ठम और सप्तम अध्याय में मिलता है। और एक बिंदु मैं बताना चाह रही हूँ यह कि भरत मुनि ने कितने रसों का उल्लेख किया है, तो भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है अपने ग्रंथ में। कितने रसों का उल्लेख किया है, तो 8 रसों का उल्लेख किया है। ठीक है, अब आते हैं आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसका क्या नाम है, काव्य प्रकाश। आचार्य मम्मट के ग्रंथ का नाम क्या है, काव्य प्रकाश। ठीक है, और ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना है यह काव्य प्रकाश। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की है, ध्यान में रखेंगे। ठीक, मम्मट और रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम किसने मान्यता दी है, काव्य विश्वनाथ ने सबसे पहले किस रूप में मान्यता दी है, रस को आत्मा के रूप में। अगर यह प्रश्न बनता है कि रस को सबसे पहले आत्मा किसने स्वीकार किया था, तो रस को सबसे पहले आत्मा किसने स्वीकार किया था, तो विश्वनाथ प्रसाद ने स्वीकार किया था। ठीक है, तो एक एक बिंदु हमने पढ़ लिया है। तो इसका उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर सही है, आचार्य भरत मुनि। ठीक है, ये नहीं सोचना आप लोग, ये मैंने बताने के लिए किया है। ठीक है, रस को आत्मा किसने माना है, तो विश्वनाथ ने पहले सबसे पहले रस को आत्मा के रूप में माना। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है नारही रसादृते काश्चिदार्थ प्रवर्तते। यह किसका कथन है, पूछ लेता है, कथन उठा के पूछता है। ठीक है, तो आचार्य विश्वनाथ, मम्मट, दंडी या भरत मुनि। देख लीजिए, यूके पीएससी में लेक्चरर में पूछा गया है 2020 में। तो नारही रसादृते कस्यचिदर्थ प्रवर्तते, किसका है श्लोक यह, तो यह जो श्लोक है हमारा वह भरत मुनि का श्लोक है। ठीक, पूछा गया है कई बार, ये श्लोक ध्यान में रखेंगे। और किसका है, अगर ये पूरा श्लोक नहीं भी ध्यान में रह रहा है ना, तो ये ध्यान में रख लीजिए, एक की पॉइंट उसमें से ध्यान रखिए। ठीक है, हो सकता है कि ये पूरा आप लोग को ना याद रहे, तो नारही करके ये नरही एक शब्द आ रहा है, उसको पकड़ लीजिए। नरही जो अगर आ रहा है तो ठप्पा लगा देना है, किसका आ रहा है, तो भरत मुनि का आ रहा है। ठीक है, और ये जो अगर हम इसको सरलीकृत करें, हिंदी में करें, तो क्या होगा कि रस के बिना नाट्य का कोई अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता। वो क्या, नारही मतलब नहीं, वो हिंदी में अगर मैं बता दूं आप लोग को, तो वह बताना चाह रहे हैं कि रस के बिना नाट्य का कोई अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता। ठीक, रस के बिना कोई भी नाटक का अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता, ये उनका अर्थ है हिंदी में, अगर उसको सरलीकृत करें, उसकी व्याख्या करें तो। ठीक, और आप लोग ये जानते ही होंगे कि भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य मानते हैं। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना अभी मैंने बताया, उसका नाम क्या है, नाट्यशास्त्र है। और एक बिंदु यहाँ जो महत्वपूर्ण है वह जानने योग्य है कि जो भरत मुनि हैं वह नाट्यशास्त्र को क्या मानते हैं, वह नाट्यशास्त्र को पंचम वेद मानते हैं। क्या मानते हैं, नाट्यशास्त्र को पंचम वेद मानते हैं। और कौन अगर पूछ लेता है कि नाटक को पंचम वेद किसने माना है, तो किसने माना है,
तो वह माना है भरत मुनि ने माना। ठीक, क्या? तो नाटक को पंचम वेद। ठीक है। और आचार्य मम्मट ने रस को ध्वनि का एक भेद असंलक्ष्य ध्वनि का स्थान दिया है। सब रहने दीजिए, बस इतना ही जान लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। अब आई होप कि इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग कमेंट करके बताते चलिएगा। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक हैं। ये इतिहास सिद्धांत और ये वाद नहीं, वाद करिए इसको। ठीक है। पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, सिद्धांत और वाद, यह पुस्तक है एक। क्या नाम है इस पुस्तक का? पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, पाश्चात्य काव्य इतिहास, सिद्धांत और वाद। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इतिहास, सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर भागीरथ मिश्र, नगेंद्र, रिचर्ड, बाबू गुलाब राय। यह किस परीक्षा में पूछा गया है देख लीजिए। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में ये पूछा गया है। यह जो पुस्तक के लेखक कौन है? पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इतिहास, सिद्धांत और वाद। तो ध्यान में रखेंगे यह किसकी पुस्तक है? डॉक्टर भागीरथ मिश्र की पुस्तक का नाम है क्या? पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इतिहास, सिद्धांत और वाद। किसकी पुस्तक है? भागीरथ मिश्र की पुस्तक है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र की पुस्तक का क्या नाम है? पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इतिहास, सिद्धांत और वाद। ठीक है। इसी के साथ ही कुछ कुछ बिंदुएं जान लेते हैं। रिचर्ड की एक दो बुक देख लेते हैं। इनकी एक और महत्वपूर्ण 3 बुक तो हम वहाँ पढ़ चुके हैं, 3 पुस्तकों का नाम। एक और आता है साइंस एंड पोएट। साइंस एंड पोएट्री किसकी है? पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि साइंस एंड पोएट्री किसकी रचना है? तो रिचर्ड की रचना है। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। नगेंद्र का बहुत ही प्रसिद्ध है रस सिद्धांत, कई बार पूछा गया है। रस सिद्धांत नगेंद्र और नंद दुलारे वाजपेयी दोनों ही रस सिद्धांत नाम से पुस्तकें दोनों ही ने लिखी हैं, लेकिन नगेंद्र का रस सिद्धांत विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसके साथ ही बाबू गुलाब राय का एक और बाबू गुलाब राय की पुस्तक का नाम है सिद्धांत और अध्ययन। यह किसकी पुस्तक है? तो यह है बाबू गुलाब राय की पुस्तक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किस संदर्भ में? अर्थबोध कराने के संदर्भ में। और क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य पूछा गया है। ठीक, तो पहला है अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है। अभिधा 3 हम जानते हैं। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, अभिधा, लक्षणा और तीसरा नंबर आता है व्यंजना। कुछ आचार्य तात्पर्य वृत्ति को भी मानते हैं, लेकिन उसे उतनी महत्ता प्रदान नहीं हुई है। तो पहला ऑप्शन है अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित है। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। तो हमें यहाँ पर कौन सा कथन चुनना है? तो हमें चुनना है सत्य कथन। तो यहाँ पर सत्य कथन क्या है? डी हमारा सत्य कथन है। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। जब अभिधा ही ध्वनि ही अभिधा ही नहीं होगा, मान लेते हैं कोई पहले शब्द ही नहीं है, तो उसको हम पहले तोड़ेंगे कैसे? कोई शब्द अगर मान लेते हैं किसी लड़की के संदर्भ में कहा जा रहा है कि वह लड़की बिल्कुल ही गाय है, ठीक है, तो अब लड़की गाय तो नहीं हो सकती है ना, गाय तो पशु है। लेकिन गाय की क्या विशेषता होती है कि वो बहुत सीधा शांत होती है, ठीक है। तो पुराने ज़माने में यही कहा जाता था कि लड़की तो बिल्कुल गाय है, मतलब बहुत सीधी
सरल सहज है भाई, ठीक है। तो अगर पहले गाय शब्द आया तब तो हमने उसको तोड़ा कि नहीं, अब गाय पशु के रूप में तो हम नहीं ले सकते हैं, तो अभिधा आया तब तो उसका लक्षणा और व्यंजना में चीज़ें टूटी। ठीक, आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं हम? अभिधा। अभिधा क्या करती है? सांकेतिक अर्थ का बोध कराती है। सांकेतिक अर्थ का बोध, यह भी पूछा गया है कई बार कि सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में दे देगा कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो सांकेतिक अर्थ का बोध कौन कराता है? अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति करवाती है, ठीक। और 3 शब्द शक्तियाँ हैं मैंने बताया, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा से शब्द के मूल या प्रचलित अर्थ अर्थात वाच्यार्थ का बोध होता है। अभिधा से हमें किसका बोध होता है? मूल शब्द का बोध होता है, ठीक। कि गाय, तो गाय बिल्कुल पशु के रूप में लेना है। अगर गाय को हम लड़की के संदर्भ में लेने लगें तो वो अभिधा शब्द शक्ति में नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो अभिधा शब्द शक्ति के मूल में या फिर मूल अर्थ का मुख्यार्थ किस रूप में? मुख्यार्थ जो है वाच्यार्थ के रूप में हम उसको लेते हैं या बोध करते हैं, और लक्षण का लक्ष्यार्थ के रूप में और व्यंजन का व्यंग्यार्थ के रूप में, ठीक। लक्ष्यार्थ का क्या होता है? लक्ष्यार्थ मतलब होता है मुख्य अर्थ के बाधित होने पर। मुख्य अर्थ बाधित होता है तब हम वो किस रूप में आता है? मुख्य अर्थ बाधित हो रहा है तो वह लक्षणा के रूप में आ रहा है, ठीक। और व्यंजना कब आएगा? व्यंजना किसी शब्द के मुख्यार्थ के बीच में छिपे हुए, मुख्यार्थ में वो बिल्कुल आपको बिल्कुल ही अर्थ बदल जाएगा। व्यंजना में क्या होता है? अर्थ बिल्कुल ही बदल जाता है। और लक्षणा में क्या होता है कि मुख्यार्थ में अर्थात अभिधा में समझ में नहीं आ रहा है तो हम किस में ले जाएंगे? लक्षणा में ले जाएंगे। और लेकिन व्यंजना में करने के लिए क्या होता है? व्यंजना जो शब्द शक्ति होती है बिल्कुल ही अर्थ बदल देती है, ठीक। बिल्कुल ही अकथित होती है या छिपी हुई होती है, तो वह कौन सी होती है? व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। एक पंक्ति पूछी जा रही है, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, तब शहादत लेती हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने। मैं छोटा कर देती हूँ ताकि स्पष्ट हो। तब जाग उठे ये शेर बब्बर, पौरुष हुंकार उठा, मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा। उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? हमें क्या बताना है कि कौन सा काव्य गुण यहाँ पर है, ठीक। ऑप्शंस में क्या है? माधुर्य, प्रसाद या ओज। तो कॉमन सी बात है यहाँ पर, ओज की बात चल रही है। ओज मैंने कब कहा? उल्लास की बात होगी, जोश की बात होगी, तब कौन सा गुण आएगा? ओज गुण आएगा। तब यहाँ पढ़ के देख रहे हैं, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, गरजने वगैरह का बात हो रहा है तो जोश से संबंधित बात है ना, तो वहाँ पे कौन सा आएगा? ओज गुण आएगा, ठीक। यूपी पीजीटी में 2005 में ये प्रश्न बना है, ध्यान में रखेंगे, ठीक। ओज गुण चित्त में उत्साह बढ़ाने वाला है, दीप्ति लाने वाला है, मैंने पहले ही बताया था। और इसके साथ ही एक और बिंदु बताया था कि वीर, रौद्र, विभत्स रसों में प्रयुक्त होता है ये ओज गुण, ठीक है। जबकि माधुर्य गुण का प्रयोग, अब हम माधुर्य गुण जो है उसको भी मैं बता देती हूँ। माधुर्य गुण का प्रयोग करते हैं, माधुर्य गुण का प्रयोग हम करते हैं श्रृंगार आदि की रचनाओं में, ठीक है। श्रृंगार से संबंधित अगर कोई रचना है तो वह कौन सा गुण होगा वहाँ पर? तो वहाँ पर होगा माधुर्य, ठीक है। और इसके अलावा प्रसाद गुण का प्रयोग जो होता है ना, लगभग सभी गुणों में होता है,
ठीक है। सभी रसों में होता है प्रसाद गुण। और श्रृंगार आदि अगर आ रहा है, करुणा से संबंधित अगर कोई पंक्ति आ रही है, शांत रस का भाव अगर आ रहा है पंक्ति को पढ़ के, तो कौन सा गुण आएगा वहाँ पर? माधुर्य गुण। और प्रसाद मानते हैं कि लगभग सभी, ओज को छोड़ के लगभग सभी में ये रस मौजूद होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ। अब है हमारा चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? तो चित्र तुरंग न्याय का सिद्धांत यूके पीएससी में लेक्चरर में पूछा गया है। क्या चित्र तुरंग न्याय का संबंध किससे है? उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद? तो चित्र तुरंग न्याय का संबंध किससे है? तो हमारा अनुमितिवाद से है। ये क्रम थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है, लेकिन ध्यान में रखेंगे कि अनुमितिवाद से है हमारा चित्र तुरंग न्याय का संबंध। ठीक है, किससे? अनुमितिवाद। अनुमितिवाद है किसका? अनुमितिवाद है श्री शंकुक का। श्री शंकुक का क्या है? अनुमितिवाद। इस तरह याद रख सकते हैं इसको कि शंकुक मतलब शंख बजाने की क्या मांगी जा रही है? अनुमति मांगी जा रही है। ठीक है, शंकुक का अनुमितिवाद है, तो शंख बजाने की अनुमति मांगी जा रही है। इस तरह से हम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आचार्य जो शंकुक के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंग न्याय से नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं। किस में मानते हैं? नट में रस की अवस्थिति मानते हैं। ठीक है, भरत मुनि के रस सूत्र की कुछ व्याख्याकारता हुए हैं, देख लेते हैं हम। इसको बताने के लिए मैं एक पेज ले लेती हूँ ताकि हम अच्छे से समझ पाए। ठीक है, चीज़ें स्पष्ट हो। यहाँ पर हम लिखते हैं आचार्य। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? आचार्य। बीच में कर लेते हैं दर्शन। दर्शन दे देते हैं, उसका कौन सा दर्शन रहा है और उसके व्याख्याता कौन रहे हैं। ठीक है, व्याख्याकर्ता या व्याख्या किसने की है। तो पहला आता है भट्ट लोल्लट। भट्ट लोल्लट। और ये हम क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर यह भी मैं लिख देती हूँ कि भरत मुनि जो हैं, भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्याकर्ता, व्याख्याकार या व्याख्याकर्ता के रूप में हम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं आचार्य भट्ट लोल्लट। उनके दर्शन, किस दर्शन से प्रभावित है भट्ट लोल्लट? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे, कई बार पूछा गया है यहाँ से प्रश्न, इसलिए मैंने पेज दूसरा लिया ताकि अच्छे से मैं बता सकूँ। भट्ट लोल्लट का दर्शन का क्या नाम है? भट्ट लोल्लट के दर्शन का नाम है मीमांसा दर्शन। ठीक है, और उत्पत्तिवाद, उनकी उत्पत्ति, एक मिनट में लिखती हूँ, उत्पत्तिवाद या इसको आरोपवाद भी कहते हैं। उत्पत्तिवाद ना देके अगर आरोपवाद दे देता है तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद एक ही है। ठीक है, तो भट्ट लोल्लट ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या किस नाम से की है? तो उत्पत्तिवाद या फिर आरोपवाद के नाम से। ठीक, भट्ट लोल्लट जो है किस दर्शन से प्रभावित हैं? तो भट्ट लोल्लट जो है वो मीमांसा दर्शन से प्रभावित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिंदुएं ध्यान में रखेंगे। भट्ट लोल्लट किस दर्शन से प्रभावित हैं? मीमांसा दर्शन से। और व्याख्या किस रूप में की है? किस रूप में भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या? तो उन्होंने उत्पत्तिवाद से की है या आरोपवाद से। इसके अलावा आते हैं श्री शंकुक, जिनका हम चित्र तुरंग न्याय पढ़ रहे हैं। श्री शंकुक यह जो है न्याय दर्शन से प्रभावित है। इनका कौन सा दर्शन है? न्याय दर्शन। और इन्होंने किस नाम से की है? तो इन्होंने की है अनुमितिवाद। मैंने बताया कि शंख बजाने की अनुमति मांग रहे हैं, तो वहाँ से हम यहाँ याद रख सकते हैं अनुमतिवाद।
एक फिर आते हैं भट्ट नायक। भट्ट लोलट और भट्ट नायक अलग अलग हैं, ध्यान में रखेंगे। भट्ट नायक जो है सांख्य दर्शन से प्रभावित है, ठीक है। और इनका है भुक्तिवाद। भुक्तिवाद भुक्तिवाद एक और है, इसका नाम है भोगवाद। अब इसको जिस प्रकार मैंने याद रखा है उस प्रकार मैं आप लोग को बता देती हूँ कि जो नायक होते हैं ना उसकी संख्या कम होती है, ठीक है। तो दर्शन किस प्रकार याद रखेंगे, इसी प्रकार ट्रिक अगर नहीं बनाते हैं तो हो सकता है कि हमें ये क्रम याद भी ना रहे, ठीक है। भट्ट नायक, नायक जो लोग होते हैं, नायक जो होते हैं वो संख्या में कम होते हैं और उनका कार्य क्या होता है, भुक्ति करना, भोग करना। इस तरह से एक चेन बना के आप याद रख लीजिए, ठीक है। चाहे वो जिस प्रकार भी बने, हमें तो बस याद रखने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। एक आता है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त का क्या है, अभिनव गुप्त जो है वो शैव दर्शन से प्रभावित है, ठीक है। और इनका आता है अभिव्यक्तिवाद, ठीक। तो सभी दर्शनों को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है और ये सभी महत्वपूर्ण दर्शन हैं और एक एक प्रश्न, एक एक अपने आप में ये सभी एक एक प्रश्न हैं, ठीक है। आई होप कि ये इस चीज़ों को आप याद रखेंगे। चलते हैं अब हम अपने बिंदु पर आगे। तो हमने पढ़ लिया भुक्तिवाद। भोग करने वाले कौन होते हैं, भोग करने वाले होते हैं नायक, भट्ट नायक, और जो कि संख्या में बहुत कम होते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने अपना ट्रिक बनाया। शंख बजाने की अनुमति मांगा जा रहा है, ठीक है। भट्ट उत्पत्तिवाद किसका है, उत्पत्तिवाद जो है भट्ट लोलट का है। और अभिनव गुप्त के क्या है, अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त जो है वह किस दर्शन के हैं, तो शैव दर्शन के, ठीक है। आगे चलते हैं। थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि स्पष्ट हो चीजें। प्रसिद्ध रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निसंपत्ति की प्रतिपादक आचार्य कौन है। ये तो आप लोग को ध्यान में रहा होगा ही, याद नहीं है तो याद कर लीजिए, ये तो मास्टर्स वगैरह में भी लिखने के काम आता है। भर्तृहरि, भरत मुनि, रुद्रट, दंडी। यूके पीएससी 2020 में लेक्चरर में ये आया है। तो किसका है, भरत मुनि का, भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या है, ठीक। जिसमें विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी के संयोग से रस की निसंपत्ति मानते हैं। निसंपत्ति मतलब रस की का एक तरह से हम आस्वाद करते हैं। उसमें कौन कौन से होता है, विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव होता है। एक स्थायी भाव की भी बात आती है और पूछा जाता है कि स्थायी भाव उन्होंने जिस सूत्र का प्रतिपादन किया है उसमें स्थायी भाव का उल्लेख है या नहीं। तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ कहीं उस स्थायी भाव का उल्लेख हमें देखने को नहीं मिल रहा है। विभाव देखने को मिला, अनुभाव देखने को मिला है, व्याभिचारी के संयोग से रस संपन्न होता है, यह कह रहे हैं भरत मुनि, ठीक है। और इनके साथ ही भावों की संख्या, सभी चीज़ें आगे तो मैं बता ही चुकी हूँ, जो जो बिंदु छूट गई हैं वो मैं अभी बता देती हूँ। भावों की संख्या इन्होंने कितनी मानी है, तो कुल भावों की संख्या इन्होंने 49 मानी है, ठीक है। 49 में क्या क्या है, तो 33 क्या है, संचारी भाव है। यह कई बार पूछा गया है, ध्यान में रख लीजिए। संचारी भाव की संख्या कितनी है, संचारी भाव की संख्या है 33। और 8 जो है उसमें स्थायी भाव माने हैं। स्थायी भाव कितने माने हैं उन्होंने, 8 माने हैं, ठीक। और 8 जो शेष बच रहे हैं वह क्या है, उनके सात्विक भाव, ठीक है। ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। साथ ही भरत मुनि ने कितने रसों का उल्लेख किया है, तो 8 रस उन्होंने उल्लेखित किए हैं। और भरत मुनि के साथ ही दंडी को भी ध्यान में रखेंगे, ये विशेष रूप से पूछा जाता है। संचारी भाव उन्होंने कितना माना है और स्थायी भाव कितना माना है,
तो संचारी भाव 33 और स्थायी भाव 8 मानते हैं। ठीक है, और रसों की संख्या कितनी मानी है, तो रस जो है 8 रस मानते हैं वह। ठीक है, मैंने बता दिया। सात्विक भाव कितने माने हैं उन्होंने, 8। दंडी भी 8 ही मानते हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। ठीक, और 8 में एक आचार्य आए रुद्रट आए, तो उन्होंने एक रस जोड़ दिया शांत। ठीक है, शांत और प्रयान नामक उन्होंने 2 रसों को जोड़कर इसकी संख्या कितनी कर दी, इसकी संख्या उन्होंने 10 कर दी। किसने, रुद्रट ने। रसों की संख्या, रसों में 2 रस जोड़ के शांत और प्रयान 2 जोड़ दिया, और रसों की संख्या उन्होंने कितनी कर दी, रुद्रट ने 10। ठीक, आई होप कि चीज़ें कंप्लीट हो रही होंगी आपकी। आगे चलते हैं। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है। रीति सिद्धांत किसका है, वामन, भामह, मम्मट, दंडी। तो रीति सिद्धांत किसका है, तो रीति सिद्धांत जो है वामन का है। मैं बार बार यह नहीं कह रही हूँ कि किस परीक्षा में आया हुआ है, ये आप लोग स्वयं भी देख सकते हैं। ये बार बार थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है कि क्या बार बार वो किस परीक्षा में आया इसका नाम लिया जाए। ठीक है, हमने भी पढ़ाई की है तो हम ये सब चीज़ें जानते हैं। तो रीति सिद्धांत किसका है, रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है, वामन। ठीक, अब थोड़ा सा एक और बिंदु जो जानने योग्य है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ एक और कर लेते हैं संप्रदाय और एक और कर लेते हैं आचार्य करके। ठीक है, संप्रदाय कर लेते हैं, आचार्य करते हैं। रस संप्रदाय से ही शुरू करते हैं, सबसे प्राचीन और सबसे पहला है। ठीक है, तो रस संप्रदाय किसका है, हमने तो पढ़ लिया, कई बार पढ़ा, सभी को याद भी हो गया होगा, कंठस्थ हो गया होगा। भरत मुनि का है। रस संप्रदाय किसका है, भरत मुनि का है। अब अलंकार किसका है, अलंकार सिद्धांत या अलंकार संप्रदाय, ध्यान में रख लीजिएगा, भामह का है। किसका है, भामह। अलंकार को प्रतिस्थापित करने का कार्य भामह ने किया था। अब है रीति सिद्धांत, ये हम पढ़ रहे हैं। रीति संप्रदाय, तो यह किसका है, रीति संप्रदाय है हमारे वामन जी का। ठीक है, वामन जो ब्राह्मण जो होते हैं रीति से सब चीज़ करते हैं, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम रीति संप्रदाय वहाँ से ट्रिक बना के याद कर लीजिए। वक्रोक्ति सिद्धांत किसका है, वक्रोक्ति सिद्धांत जो है हमारा कुंतक का है। ठीक, अब है ध्वनि सिद्धांत किसका है, ध्वनि सिद्धांत पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आनंदवर्धन का। ध्वनि सिद्धांत किसका, आनंदवर्धन का। औचित्य सिद्धांत किसका है, क्षेमेंद्र का। ये सभी सिद्धांत को पूछा जाता है, ध्यान में रखना आप लोग के लिए जरूरी है। ठीक, रस सिद्धांत भरत मुनि का, अलंकार संप्रदाय भामह का या अलंकार सिद्धांत भामह का, रीति सिद्धांत किसका, वामन का, वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक का, ध्वनि आनंदवर्धन का, और औचित्य सिद्धांत क्षेमेंद्र का। ठीक, ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। लॉन्जाइनस के अनुसार इसमें से महान काव्य का उत्पत्ति कारक है। लॉन्जाइनस यह जो है पाश्चात्य विद्वान है। ठीक, तो ये किसका है प्रश्न, पाश्चात्य से संबंधित है। तो महान काव्य का उत्पत्ति कारक क्या है, शूद्रता, आत्मिक भव्यता, अल्पज्ञता, कटुता। तो लॉन्जाइनस ने किसको माना है महान काव्य का उत्पत्ति कारक, तो वह मानते हैं आत्मिक भव्यता। क्रम थोड़ा आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं, हमें उत्तर से मतलब होना चाहिए। आत्मिक भव्यता, इसको महान काव्य का उत्पत्ति कारक मानते हैं। कौन, लॉन्जाइनस जो है कुछ
महत्वपूर्ण चीज़ों को मानते हैं, या उदात्तता का उनके सिद्धांत का क्या नाम है? उदात्तता नाम से उन्होंने चीज़ों की व्याख्या की है। किस नाम से? उदात्तता। ठीक है। और इसके स्रोत की बात करें तो इसके स्रोतों की बात की है, उदात्तता के स्रोतों की बात। क्या क्या स्रोत हैं? तो 1 नंबर में क्या उन्होंने चर्चा की है? महान विचारों को धारण करने की शक्ति, धारण करने की शक्ति। दूसरा नंबर क्या है? उदात्तता के स्रोत में महान विचारों को धारण करने की शक्ति, भावों की प्रबलता, भावों की करते हैं प्रबलता। तीसरा नंबर क्या है हमारा? अलंकारों का समुचित प्रयोग, समुचित प्रयोग। ये सभी उदात्तता के स्रोत में मानते हैं। लॉन्जाइनस। भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति 5वां नंबर है। गरिमामय और पद रचना विधान, यह क्या मानते हैं? उदात्तता के स्रोत में मानते हैं। कौन कौन सा? महान विचारों को धारण करने की शक्ति हो, भाव की प्रबलता हो, अलंकारों का समुचित प्रयोग हो, भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति हो, गरिमामय और पद रचना विधान हो। अब उदात्तता के विरोधी तत्वों की भी बात की है उन्होंने, और उदात्तता के विरोधी तत्व पर भी प्रश्न बनता है कि उदात्त के विरोधी तत्व कौन है। विरोधी तत्व करके उन्होंने इसकी चर्चा की है अपने ग्रंथ में। और किस किस को माना है उदात्तता के विरोधी तत्वों में? शब्दाडंबर, शब्दाडंबर को उदात्तता का विरोधी मानते हैं। कौन? लॉन्जाइनस। दूसरा है हमारा बालीयता करके, या बालीयता, बालीयता। तीसरा है हमारा भावाडंबर। शब्दाडंबर और भावाडंबर यहाँ से ध्यान रख लीजिए। और एक बालीयता को वह मानते हैं क्या? उदात्तता के विरोधी तत्वों में। ठीक, आई होप कि आप लोग को चीज़ें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं। कैथारसिस, कैथारसिस जिसका हिंदी अनुवाद क्या है? विरेचन। शब्द मूलतः संबंधित है। किससे संबंधित है ये कैथारसिस शब्द जो है? भौतिक शास्त्र से, रसायन शास्त्र से, समाज शास्त्र से, या चिकित्सा शास्त्र से। तो कैथारसिस जो शब्द है कई एग्जाम में पूछे गए हैं, देख लीजिए। यूपी पीएससी जीडीसी 2021 में, यूके पीएससी एक लेक्चरर में 2020 में, जीडीसी परीक्षा 2020 में पूछा गया है। तो कैथारसिस शब्द जो है मूलतः किससे संबंधित है? तो कैथारसिस शब्द जो है मूलतः चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? चिकित्सा शास्त्र से। विरेचन शब्द जो है, यह जो विरेचन हम शब्द जान रहे हैं वह यूनान के, यूनान शब्द कैथारसिस का हिंदी रूपांतरण है। पहले ही बताया कि हिंदी अनुवाद क्या है? विरेचन। और किसका अनुवाद है? कैथारसिस का। कैथारसिस जो है कौन सा शब्द है? यूनान का शब्द है। ठीक है। कैथारसिस का प्रयोग दुखांत के प्रभाव के प्रसंग में आता है। ठीक है। अरस्तु के अनुसार भावों का दमन हानिकारक है। अरस्तु जो प्लेटो के जो शिष्य हुए अरस्तु, वह मानते हैं कि भावों का दमन, जो हृदय में जो भी विचार उत्पन्न होता है, या फिर जिसको विकार भी कह सकते हैं, अगर वो उत्पन्न हो रहा है और हम उसका दमन कर रहे हैं कि नहीं नहीं होना चाहिए, ऐसे क्यों हो रहा है, मैं ऐसे क्यों सोच रही हूँ या ऐसे क्यों सोच रहा हूँ,
यह तो इस उम्र में नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह जो थॉट आता है। तो अरस्तु के अनुसार कि भावों का दमन मनुष्य के लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है, उसका संतुलन जीवन में अनिवार्य है। कौन कहता है, अरस्तु कहते हैं। ठीक है, अरस्तु ने करुणा और भय को परस्पर जुड़ा हुआ माना है। किसको, करुणा और भय को क्या माना है, जुड़ा हुआ माना है। किसने, अरस्तु ने। और अरस्तु ने तीन विशेष रूप से 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। पहले ही मैं बता चुकी हूँ, अनुकृति मैंने बताया था, कहीं कहीं इसको अनुकरण भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। त्रासदी और विरेचन, यह सिद्धांत किसका है, यह तीनों सिद्धांत है अरस्तु का। ठीक, आगे चलते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार ये प्रश्न बना है। वैसे तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी को मैं उठाकर लाई हूँ आपके समक्ष। तो क्षेमेंद्र ने कितने माने हैं औचित्य के अंग, तो 28, 19, 23 या 29, तो 28 माना है क्या, औचित्य के अंग। ठीक है, औचित्य संप्रदाय किसका है, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र का है ना। कितने अंग माने हैं, तो 28। ठीक, इनकी एक परिभाषा है, आप लोग को ध्यान में रख लेना होगा, मैं लिख देती हूँ। औचित्य रस सिद्धांत, औचित्य रस सिद्धांत स्थिर काव्यस्य जीवितम। ये सूत्र किसका है, औचित्य का है। औचित्य लग जा रहा है तो ये किसका मान लेंगे, क्षेमेंद्र का मान लेंगे। यह सूत्र किसका है, क्षेमेंद्र का। ठीक है, और उन्होंने क्षेमेंद्र ने कितने औचित्य के कितने भेद किए हैं, या कितने अंग किए हैं, 28। यहाँ 28 है, कहीं कहीं 27 भी मानते हैं, आप लोग दोनों याद रखेंगे, 27 और 28 दोनों ही मानते हैं। यहाँ 28 है, यहाँ 27 कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो 27 भेद उन्होंने माने हैं। कौन कौन से भेद हैं तो सुन लीजिए। पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, उपसर्ग, निपात, देश, काल, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, विभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, विचार, नाम, आशीर्वचन, प्रत्यय। कुल कितने हुए हैं, 27। लेकिन इसका उत्तर आयोग ने क्या माना है, 28। ठीक है, लेकिन कितने अंग उन्होंने माने हैं, 27। 27 यहाँ है नहीं, और आयोग कुल 28 ही माना था, तो मैंने उस हिसाब से बता दिया आप लोग को। आगे चलते हैं। अदोषी गुणों सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, यह किसका दिया हुआ काव्य लक्षण है। वामन, ऑप्शंस देख लेते हैं, भामा, हेमचंद या कुंतक। तो यह जो है किसका दिया हुआ है, हेमचंद का दिया हुआ है। ठीक है, एक एक बिंदु को पकड़ लीजिए। अदोषो या फिर अदोषी आ रहा है, अदोषी नहीं होता है, अदोषो होता है। अदोषो अगर आ रहा है तो हमें थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा, किसका है, ये हेमचंद का है। ठीक है, चूँकि पूरा परिभाषा किसी को अगर ध्यान में है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बेस्ट है उसके लिए। लेकिन अगर किसी को ध्यान होता ही नहीं है तो ट्रिक खोजते फिरते हैं क्या किस प्रकार याद करें। तो अदोषो, एक एक शब्द पकड़ लीजिए जो अन्य जगह ना मिले आपको। तो अदोषो किसका मान लेंगे, हेमचंद का मान लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार भामह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है कई बार। शब्दार्थों, मैं लिख देती हूँ, शब्दार्थों सहितो काव्यम, सहितो काव्यम, यह किसका सूत्र है, तो यह भामह। और ये किसके
आचार्य हैं किस संप्रदाय के, तो अलंकार संप्रदाय के। ठीक है। एक कुंतक का भी कई बार पूछा जाता है। कुंतक का है शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी। और यह किस प्रकार हम पकड़ेंगे, वक्र आया है तो किसका है, वक्रोक्ति संप्रदाय है किसका, कुंतक का है ना जी। तो हम वहाँ से वक्र है शब्दार्थों सहित तो वक्र कवि व्यापारशालिनी आता है, तो वक्र से पकड़ सकते हैं किसका है, कुंतक का। ठीक है। वामन का भी एक परिभाषा पूछा जाता है, वह भी देख लीजिए। वामन का है, वामन किस संप्रदाय के हैं, रीति संप्रदाय के। उनकी काव्य की परिभाषा है काव्य शब्दों गुणालंकार संस्कृत्यो शब्दार्थो वर्तते। यह किसका है, यह जो परिभाषा है या सूत्र है वामन का है। ठीक, और तो कोई छूट नहीं गया। एक और परिभाषा इसके साथ ही जान लीजिए। जगन्नाथ का भी कई बार पूछा जाता है। जगन्नाथ की क्या है परिभाषा, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम है। ठीक है, रमणीयार्थ प्रतिपादक क्या ही हो गया ये, प्रतिपादक शब्द काव्यम। यह किसकी परिभाषा है, तो यह जो है जगन्नाथ की परिभाषा है। ठीक है, आगे चलते हैं। साहित्य दर्पण किसकी रचना है, पंडितराज जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, अभिनवगुप्त, मम्मट। तो साहित्य दर्पण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार पूछा गया है यह प्रश्न, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक भी है, आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक है। ठीक, अब जितने भी लोग हैं उनकी सभी की पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले जो जगन्नाथ हैं जिनका हमने अभी पढ़ा, काव्य का लक्षण किस नाम से, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम नाम से। जगन्नाथ की पुस्तक का क्या नाम है, रस गंगाधर। कई बार पूछा गया है, रस गंगाधर जो पुस्तक है किसकी है, तो जगन्नाथ की है। विश्वनाथ साहित्य दर्पण बात कर ही चुके। अभिनवगुप्त जितने भी लोग लगे हुए हैं पहले हम क्रम से देख लेते हैं। जो यहाँ पर नहीं है उसका मैं लिख देती हूँ, रुद्रट की जो पुस्तक है, गृह ग्रंथ है, वह किस नाम से है, काव्यालंकार नाम से। ठीक, रुद्रट ने किस नाम से लिखा है, काव्यालंकार नाम से। भरत मुनि नाट्य शास्त्र में कई बार बता चुकी हूँ, अब मैं उसको नहीं लिखती हूँ। दंडी किस नाम से लिखते हैं, काव्यादर्श नाम से दंडी इसको अपनी ग्रंथ का नाम लिखते हैं। वामन के ग्रंथ का क्या नाम है, काव्यालंकार सार संग्रह। किसकी पुस्तक का नाम है, काव्यालंकार सार संग्रह, वामन की पुस्तक का नाम है। ठीक है, उद्भट किस नाम से लिखते हैं, नहीं, वामन जो है ना, माफ कीजिएगा, काव्यालंकार सूत्र है। काव्यालंकार सूत्र किसका है, वामन का। और अब उद्भट के पुस्तक का क्या नाम है, काव्यालंकार सार संग्रह। काव्यालंकार सार संग्रह किसकी पुस्तक का नाम है, उद्भट की। और वामन का क्या है, तो वामन का है काव्यालंकार सूत्र। ठीक, एक और आते हैं आचार्य भोजराज, बहुत कई बार पूछा गया है, मोस्ट लगा लीजिए।
इनकी 2 पुस्तकें हैं, सरस्वती कंठाभरण, कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। कई बार पूछा गया है ये दोनों ग्रंथ का नाम कि किसका है। श्रृंगार प्रकाश करके दिया हुआ है, कई बार सरस्वती कंठाभरण करके दिया है, तो किसकी पुस्तक का नाम है? भोजराज की पुस्तक का नाम है। ठीक है। रुय्यक एक आचार्य आते हैं, उनका कौन सा है? अलंकार सर्वस्व। अलंकार सर्वस्व किसका है? अलंकार सर्वस्व जो है वह रुय्यक के ग्रंथ का नाम है। ठीक। हेमचंद का कई बार पूछा गया है। हेमचंद्र का क्या है? हेमचंद्र का है काव्यानुशासन। ठीक है। विश्वनाथ का मैंने बता दिया, जगन्नाथ का रसगंगाधर बता दिया। इसके अलावा एक और आलोचक आते हैं, माफ़ कीजिएगा आलोचक मेरे बार बार आ रहा है, आचार्य आते हैं अप्पय दीक्षित। इनका भी कई बार पूछा गया है। ये विशेष रूप से अलंकारवादी आचार्य हैं अप्पय दीक्षित। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ में हैं वृत्तिवार्तिका, वृत्तिवार्तिक, चित्रमीमांसा और कुवलयानंद। कुवलयानंद कई बार पूछा गया है किसका ग्रंथ है, तो कुवलयानंद जो है अप्पय दीक्षित का ग्रंथ है। ठीक। वृत्तिवार्तिका, चित्रमीमांसा और कुवलयानंद ये किसका है? अप्पय दीक्षित का है। इसके साथ ही मम्मट का काव्य प्रकाश मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक। ये हुए प्रसिद्ध आचार्यों की पुस्तकों का नाम या ग्रंथ के नाम। आगे चलते हैं। सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? किसकी व्याख्या करते हुए? सौंदर्य की व्याख्या करते हुए। कितने? 2, 3, 5, 4। तो क्रोचे ने कितने स्तरों की बात की है? अभिव्यंजना में 4 स्तरों की बात की है। वह स्तर कौन कौन से हैं? पहला स्तर है अंतः प्रज्ञा। ठीक। दूसरा है अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया इसको मानते हैं। अंतः प्रज्ञा, अभिव्यंजना, इसके साथ ही मानते हैं तीसरा महत्व प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है और प्रत्येक कला अंतः प्रज्ञा है। चौथा है हमारा कला वस्तु में नहीं बल्कि, मैं समझाती हूँ क्या है ये क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्त रूप में है। अभिव्यक्त रूप में होती है। जो क्रोचे हैं उनका मानना था कि अगर कोई भी कला किस प्रकार का की होनी चाहिए? कला वह है जो मनुष्य ने किसी चीज़ को महसूस किया और जो उसने महसूस किया वहीं पे उसकी कला को मूर्त रूप मिल जाता है। मूर्त तो नहीं कहूँगी, मूर्त तो रूप जब तब मिलता है जब वो बाहर आपको कुछ बना हुआ मिले। ठीक है। मान लेते हैं कि कोई गणेश जी को बनाना है या दुर्गा माँ को बनाना है, तो जो मूर्तिकार है उसने अपने हृदय में उसकी कल्पना की कि इस प्रकार मूर्ति बनेगी। ठीक। तो क्रोचे का मानना है कि उसी वहीं पर उसने उसकी कल्पना की और उसको पूरा भी कर लिया। उसके मूर्त रूप की वो
एक तरह से वो कहते हैं कि मूर्त रूप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये किसका मानना है? क्रोचे का मानना है कि कला आंतरिक अनुभूति मानते हैं कला को। ठीक है, अंदर आपने जो महसूस किया वही आपने महसूस किया और उसी को आपने अपने अनुसार चीज़ों को ढाल दिया और अपने हृदय में ही उसको महसूस कर लिया, वही कला है। उसको मूर्त रूप की ज़रूरत नहीं मानते हैं क्रोचे। ठीक है, क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि कोई भी मूर्तिकार या व्यक्ति या लेखक या कवि जिस प्रकार चीज़ों को महसूस करता है अंदर, वह उसी रूप में अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि समाज के बंधनों में वह जकड़ा होता है, वह नैतिकता आदि से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसी कारण वह जिस प्रकार अनुभव करता है उस रूप में उसको चित्रित नहीं करता है, या उसको लेख, अगर कवि है तो वो उस रूप में कविता या आदि को नहीं गढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि सामाजिक बंधन उस पर हावी होते हैं। यह मानना है किसका? क्रोचे का। ठीक है, आगे चलते हैं। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापार की अनुकृति है। यह कथन किसका है? तो कार्य मनुष्य के अंतर व्यापारों की अनुकृति कौन मानता है? अरस्तु मानते हैं। ठीक है, अरस्तु को काव्य शास्त्र का जनक माना जाता है। ध्यान में रखेंगे, किसका जनक मानते हैं? काव्य शास्त्र का। पहली बार कला और ललित कला में भेद करने का श्रेय भी किसको जाता है? अरस्तु को ही जाता है। ठीक है, उन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला के रूप में घोषित किया है। किस कला को? ललित कला को। किसने? अरस्तु ने। ठीक है, अरस्तु के अगर ग्रंथों की बात करूं तो लगभग 400 के ग्रंथ बताए जाते हैं, लेकिन उनके 3 ही ग्रंथ अभी मिल पाए हैं। वो कौन कौन से ग्रंथ हैं अरस्तु के? पेरीपोइथिकेस। ठीक, एक नंबर है। 3 ही ग्रंथ उनके मिल पाए हैं। एक नंबर है पेरीपोइथिकेस, दूसरा है टेक्नेस रिटोरिकेस। टेक्नेस रिटोरिकेस दूसरा है ना जी ये। तीसरा है हमारा वसीयतनामा। ये किसके ग्रंथ हैं? अरस्तु के ग्रंथ हैं। पेरीपोइथिकेस, टेक्नेस रिटोरिकेस और वसीयतनामा, ये किसके ग्रंथ का नाम है? ये तीनों अरस्तु के ग्रंथ का नाम है। 3 ही ग्रंथ उनके अभी तक मिल पाए हैं। लगभग ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 400 ग्रंथ के करीब रचना की है। अब ये जो वसीयतनामा उनकी जो रचना है या ग्रंथ है, वसीयतनामा को दास प्रथा से मुक्ति की घोषणा पत्र माना जाता है। दास मुक्ति का घोषणा पत्र अगर माना जाता है तो वह किसको माना जाता है? किस ग्रंथ को? अरस्तु के वसीयतनामा को, दास मुक्ति का घोषणा पत्र। ठीक, किसको? वसीयतनामा को। आगे चलते हैं। इसमें से किसका मत भुक्तिवाद कहलाया? भुक्तिवाद किसका कहलाया? भोग करने का किसको है? अभिनवगुप्त, भट्टनायक, शंकुक या भट्टलुलट? तो भोग कौन करेगा? भट्टनायक। ठीक है, और किस नायक जो है किस रूप में होते हैं? संख्या में बहुत कम होते हैं, तो इनके दर्शन का क्या नाम है? सांख्य दर्शन। ठीक है, अभिनवगुप्त शैव हैं, ये सब हम पढ़ चुके। शंकुक जो है वो न्याय दर्शन से विशेष रूप से प्रभावित है ना। और हमारा भट्टलुलट मैंने बताया मीमांसा दर्शन से। ठीक, आगे चलते हैं। नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे कहते हैं। दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रश्न बनता है। यवनिका, पटाक्षेप, नेपथ्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाट्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन में जो पर्दा काम में लिया जाता है तो वह क्या कहलाती है? यवनिका कहलाती है। हमने पढ़ा है कई बार कि यवनिका गिर जाती है ना, मतलब पर्दा गिर जाता है।
ये विशेष रूप से यवनिका का प्रयोग हम देखेंगे प्रसाद के नाटकों में मिलता है ना। तो क्या कहते हैं उसको, यवनिका। और पटाक्षेप कब होता है, पटाक्षेप जो होता है रंगमंच के, मान लेते हैं कि रंगमंच में नाटक आदि का दृश्य परिवर्तित हो रहा है, यह पर्दा गिरने वाला है, अब पर्दा गिर चुका है तो उसको, या फिर गिरता है तो हम उसको क्या कहते हैं, पटाक्षेप हो गया। ठीक है, तो पर्दा गिरने की क्रिया क्या है, पटाक्षेप है, और जो पर्दा काम में लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, यवनिका। ठीक, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है। तो चित्र तुरंग न्याय हमने किसका पढ़ा, शंकुक का, भट्टलोलट का, अभिनवगुप्त का या भट्टनायक का। शंकुक का पढ़ा ना जी हमने, चित्र तुरंग न्याय करके, इसके पहले ही यह प्रश्न बना है ना। आगे चलते हैं। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। हिंदी के प्रथम पूछा है, ध्यान में रखेंगे, संस्कृत के नहीं। ठीक है, भिखारीदास, मतीराम, केशव, चिंतामणि। यहाँ पर अगर भामह आदि का भी नाम आ जाता है तो भामह में नहीं, फट से टिक लगा देना है। यहाँ पर हिंदी पूछा जा रहा है, यह ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है, तो प्रथम अलंकार निरूपक है हमारे केशवदास। ठीक है, उनके कुछ कुछ ग्रंथ हैं जिसमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, ये सभी ग्रंथ उनके प्रसिद्ध हैं, जिसमें माना जाता है कि उनका जो रसिक प्रिया ग्रंथ है 16 प्रकाशों में विभक्त है। ठीक है, अंक, अध्याय आदि नामों से का प्रयोग करते हैं, तो उन्होंने प्रकाशों का नाम किया है, प्रकाश नाम से किया है रस प्रिया का विभाजन। ठीक है, चिंतामणि के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य जानने योग्य है कि रीतिकाल का प्रवर्तक माना गया है चिंतामणि को, किसके अनुसार, शुक्ल के अनुसार। शुक्ल किसको मानते हैं, रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को मानते हैं। ठीक है, और रीतिकाल का अंतिम कवि किसको स्वीकार किया गया है, अंतिम कवि रीतिकाल का, तो अंतिम कवि स्वीकार किया गया है पद्माकर को। जो भी तथ्य मुझे याद आते जा रहे हैं मैं आप लोग को बताते जा रही हूँ। ठीक, आगे चलते हैं। सूची मिलान करना है। यहाँ पे ग्रंथों का नाम दिया हुआ है और उसकी सूची दी हुई है। ठीक है, तो मम्मट का मैंने पहले ही बताया, इनके ग्रंथ का क्या नाम है, काव्य प्रकाश है ना जी, काव्य प्रकाश इनके ग्रंथ का नाम है। साहित्य दर्पण किसका है, साहित्य दर्पण है विश्वनाथ का। ठीक है, चंद्रालोक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, चंद्रालोक जो है पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो चंद्रालोक ध्यान में रखिएगा, जयदेव का ग्रंथ है चंद्रालोक, किसका है, जयदेव का। काव्य प्रकाश थोड़ा सा सही से मैंने किया नहीं है। काव्यदर्श किसका है, दंडी का। ये सब तो मैं पहले ही बता चुकी है ना। ठीक, आगे चलते हैं। भारत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव निसंपत्ति का अर्थ। संयोग का अर्थ क्या है, भोज्य भोजक भाव, और निसंपत्ति का अर्थ भुक्ति या आस्वादन या आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकर्ता ने की। थोड़ा छोटा ही कर देती हूँ। तो किस व्याख्याकर्ता ने की है, तो यहाँ पर भट्टलोलट, अभिनवगुप्त, श्रीशंकुक या भट्टनायक। तो यहाँ ध्यान में रखेंगे भट्टनायक ने की है। क्या, संयोग का अर्थ भोज्य भोजक और निसंपत्ति का अर्थ भुक्ति या आस्वादन। भुक्ति भोग की बात है, भुक्तिवाद या भोगवाद किसका हो सकता है, भट्टनायक का है ना।
तो थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाना ज़रूरी है, ठीक है। सब शब्दार्थो ते शरीरः रस आत्मा, यह किसका है? भरत मुनि, विश्वनाथ, राजशेखर या भामह? यह जो श्लोक है पूछ रहा है कि किसका है, तो यह जो श्लोक है वह राजशेखर का है, ठीक। कैची है? शब्दार्थो ते शरीरः रस आत्मा, किसका है श्लोक? राजशेखर का, ठीक। भामह का मैंने पहले ही बताया था, शब्दार्थो सहितो काव्यम। विश्वनाथ का मैंने अभी तक नहीं बताया है, मैं बता देती हूँ, पूछा जाता है, छोटा सा है। वाक्य रसात्मक काव्यम, यह किसका है? तो यह जो है विश्वनाथ का है, वाक्य रसात्मक काव्यम, ठीक। आगे चलते हैं। प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी ही प्रतिभा मता, यह उक्ति किसकी है? कुंतक, भट्टलोलट, मम्मट या श्री भट्टतोत? तो प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, आप लोग को ये जरूरी है ध्यान में रखना। भट्टतोत की ये उक्ति है या कथन है, ठीक है। और इसको मैं सरलीकृत करूं या हिंदी में करूं तो क्या होगा इसका? तो प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है, ठीक है। प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है, ठीक। इनका समय क्या माना जाता है? 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है, ठीक है। 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है भट्टतोत का समय। अब आगे चलें। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया है? अभिनय को पूछा रहा है, अभिनय को किस वेद से लिया है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या अथर्ववेद से? तो किस वेद से लिया है भरत मुनि ने? किसको? अभिनय को। एक एक बिंदु ध्यान में रखना जरूरी है। क्या पूछ रहा है कि भरत मुनि ने किस वेद से लिया है और किसको? अभिनय को। तो किस वेद से लिया है? तो वह हमारा लिया है यजुर्वेद से। किस वेद से लिया है? अभिनय को यजुर्वेद से लिया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ कुछ बताने लायक तो है नहीं, सब चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। कुछ चीज़ें और मैं बता देती हूँ। ऋग्वेद से इन्होंने क्या लिया है? अगर ऋग्वेद से बात की जाए तो पाठ्य वस्तु उन्होंने कहाँ से लिया है? ऋग्वेद से लिया है। सामवेद से, सामवेद चूँकि सामवेद जो है वो गान आदि के लिए प्रसिद्ध है तो गान लिया है। यजुर्वेद से अभिनय लिया है। यजुर्वेद से क्या लिया है? अभिनय। अथर्ववेद से क्या लिया है? रस। अथर्ववेद से क्या लिया है? रस, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। चलें आगे। अब विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? रूसो को, सस्यूर को, देरिदा को, रिचर्ड को। जग देरिदा को मैंने पहले ही बताया। विखंडनवाद या मैंने उत्तर संरचनावाद भी बताया था ना। उत्तर संरचनावाद इन्हीं का एक तरह से सिद्धांत है। किसका? जग देरिदा, ठीक है। कई बार पूछा गया है। और इनका जन्म अगर पूछा जाए तो 1930 में हुआ है, ठीक है। और अल्जीरिया के एक यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ है। किसका? जग देरिदा का। आगे चलें। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? माता प्रसाद गुप्त। हिंदी में, या ध्यान में रखेंगे, संस्कृत नहीं, हिंदी में पूछ रहा है। माता प्रसाद गुप्त, भिखारी दास, भगीरथ मिश्र, गणपति चंद्र गुप्त। तो हिंदी में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले आलोचक कौन हैं? तो वह आलोचक हैं बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले गणपति चंद्र गुप्त। किस रस की? बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले कौन हैं? तो गणपति चंद्र गुप्त हैं, जिनका जन्म 1928 में हुआ है और राजस्थान में इनका जन्म हुआ है, ठीक है।
आगे चलते हैं। निम्न में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक से, अभिनय से, चरित्र से या गीत से? अभिज्ञान का संबंध किससे माना गया है? तो अभिज्ञान का संबंध जो है कथानक से माना गया है। हमारा ए ऑप्शन सही है। और अभिज्ञान शब्द किसका माना हुआ है? अरस्तु का माना हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अभिज्ञान शब्द की मान्यता किसने दी है? अरस्तु ने दी है। ठीक, और यह यूनान, अब अरस्तु है तो यूनान के किस शब्द से आया है? यूनान के यूनान के अनगनोरिसस का हिंदी अनुवाद है। अनगनोरिसस का हिंदी अनुवाद क्या है? अभिज्ञान। ठीक, और अभिज्ञान का अगर अर्थ क्या होता है अगर बताऊं तो अभिज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान की परिणति। ठीक, क्या होता है? ज्ञान की परिणति। अभिज्ञान दुखांत के अंतर्गत कथानक में पात्र के मन में प्रेम व घृणा का भाव जागृत करता है। पात्र के मन में, ठीक है, क्या कथानक में जो पात्र आए होंगे उनके एक तरह से मस्तिष्क में कहूँ या उसके हृदय में कहूँ, प्रेम या घृणा का भाव जागृत करने वाला है ये अभिज्ञान। ठीक, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, पूछ रहा है। अभिकथन ए है, जैक देरिडे का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है और उसका कारण दिया हुआ है क्योंकि पाठक के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। ठीक, तो यह पूछ रहा है कि कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही है या सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य, आर असत्य, ए सत्य और आर, ए असत्य और आर सत्य। ठीक, तो इसका उत्तर क्या है? दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक, जैक देरिडे जो विखंडनवादी हैं उनका मानना है कि पाठ का अर्थ कौन तय करता है? पाठक तय करता है। क्यों तय करता है? क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। पाठकों की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है, इसी कारण पाठक जो है इसका अर्थ तय करते हैं। ठीक, तो आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक, आगे चलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हुआ? ए ऑप्शन सही है। कथन है, इष्टाभिधेय वक्रोक्ति रिष्टस वचमलंकृति किसका है? भामह, उद्भट, दंडी, वामन। तो यह जो श्लोक है, यह सूत्र है, किसका दिया हुआ है? तो यह जो सूत्र है वह भामह का दिया हुआ है। इष्टाभिधेय, इष्ट से ध्यान रख लीजिए, इष्टाभिधेय से किसका है? भामह का है। ठीक, और इनका मैंने अलंकार ग्रंथ का क्या नाम बताया है? इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार, जो कि 6 परिच्छेदों में विभक्त है। कितने परिच्छेदों में है यह भी पूछा जाता है, तो कितने परिच्छेदों में है? 6। ठीक है, कौन सा ग्रंथ कॉलरिज का नहीं है? द टेबल टॉक, लेटर्स, लेक्चर ऑन शेक्सपियर, एलिजाबेथन एसेज। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सी रचना जो है वो कॉलरिज की नहीं है। ठीक, तो एलिजाबेथन एसेज एंड टेबल टॉक, एलिजाबेथन एसेज और टेबल टॉक यह किसकी? कॉलरिज की नहीं है, बल्कि एलिजाबेथन एसेज किसकी है? एलिजाबेथन एसेज जो है इलियट की रचना है। ध्यान में रखेंगे, एलिजाबेथन एसेज किसकी रचना है? इलियट की रचना है। ठीक, और द टेबल टॉक किसकी रचना है? द टेबल टॉक जो है यह हैजलिट की रचना है। ठीक,
इसके अलावा कॉलेज के ग्रंथों में लेटर्स इनके ग्रंथ में आता है, लेक्चर ऑन शेक्सपियर इनका है, बायोग्राफिया लिटरेरिया इनका है, चर्च एंड स्टेट इनका है। ठीक, इस तरह के ग्रंथ इनके हैं। द फ्रेंड इनका है, एड टू रिफ्लेक्शन कॉलरिज का ग्रंथ है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन में मूलतः संबंधित विचार है। इतिहास दर्शन से संबंधित विचार का नाम बताना है। वादलेयर, हेरोदोतम, विको और कांट। तो इतिहास दर्शन से संबंधित कौन है? वॉल्टेयर जो है वह इतिहास दर्शन से संबंधित है। ध्यान में रखेंगे, वॉल्टेयर इतिहास से संबंधित विचारक हैं। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही अनुक्रम हमें जानना है। रिपब्लिक, माइंड इन मॉडर्न वर्ल्ड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एसेज, एंसेंट एंड मॉडर्न। तो इसका क्रम हम तभी लगा पाएंगे, तो सबसे पहले तो यह जानना होगा ना कि किसका है यह ग्रंथ। रिपब्लिक किसका है? रिपब्लिक प्लेटो का ग्रंथ है। ठीक है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म मैंने बताया किसका है? रिचर्ड्स का है। ठीक, इसके बाद है एसेज, एंसेंट एंड मॉडर्न। यह सभी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रिलियट पूछा गया है, ट्रिलिंग। ठीक, लियोनेल ट्रिलिंग इनका नाम है। माइंड इन मॉडर्न वर्ल्ड, माइंड इन मॉडर्न वर्ल्ड ये किनका है? इलियट का है। माइंड इन मॉडर्न वर्ल्ड, ये इन्होंने इस ग्रंथ की रचना कब की है? माइंड इन मॉडर्न वर्ल्ड तो 1936 में इन्होंने इसकी रचना की है। प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना कब की है? 380 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व यहाँ पे लगाना जरूरी है, और ये क्या है? ईस्वी है। ठीक, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का 1929 ईस्वी, और ट्रिलिंग, एसेज, एंशेंट एंड मॉडर्न यह जो रचना है 1972 में है। ठीक, तो अगर क्रम रखें तो हमारा पहला ही क्रम हमारा सही होता है, क्योंकि पहला ही तो प्लेटो का है ना जी। ठीक है। भोजराज की पुस्तक है। भोजराज कौन है? संस्कृत के आचार्य हैं। अभिनव भारती, काव्य कौतुक, व्यक्ति विवेक, श्रृंगार प्रकाश। मैंने बताया था भोजराज के ग्रंथ का नाम ना, मैंने बताया था कि महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। श्रृंगार प्रकाश इनका ग्रंथ है। श्रृंगार चूंकि श्रृंग कर लीजिए, या फिर श्रृंग है तो इस तरह करना चाहिए, इसमें मात्रा नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, श्रृंगार इस तरह करिए। श्रृंगार प्रकाश, और मैंने इनका एक ग्रंथ का नाम बताया था, सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण, कंठाभरण यह किसके ग्रंथ हैं? दोनों भोजराज के ग्रंथ हैं। व्यक्ति विवेक कई बार पूछा गया है। व्यक्ति विवेक ध्यान में रख लीजिएगा, व्यक्ति विवेक किसका है? महिम भट्ट की रचना का क्या नाम है? व्यक्ति विवेक। ठीक, काव्य कौतुक भी पूछा गया है। काव्य कौतुक किसका है? तो भट्ट तौत का क्या है? काव्य कौतुक। ठीक, आगे चलते हैं। आई होप कितनी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। राजशेखर के ग्रंथ का क्या नाम है? राजशेखर के ग्रंथ का नाम मैं बता चुकी हूँ पहले ही। राजशेखर के ग्रंथ का नाम है हमारा काव्य मीमांसा। भट्टनायक के ग्रंथ का क्या नाम है? महत्वपूर्ण है, यह अभी तक मैंने बताया भी नहीं है। तो हृदय दर्पण इनके ग्रंथ का नाम है, याद कर लीजिएगा। विश्वनाथ का मैं बता चुकी हूँ पहले ही, साहित्य दर्पण। अभिनव गुप्त का क्या है? अभिनव भारती। किसका है? अभिनव गुप्त का। ठीक, तो कौन सा क्रम हमारा सही बैठ रहा है? तो उस हिसाब से हमारा क्रम बी बैठ रहा है, 3 नहीं। एक बार मैंने चूंकि बता दिया तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से? अरे एक मिनट रुक जाइए।
किसका संबंध हमें बताना है, मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। काम वृत्ति, पाठ संरचना, अहम मनोविश्लेषणात्मक पद्धति। तो ये पाठ संरचना का क्या संबंध है, हम मनोविश्लेषणवाद से का पाठ विश्लेषण जैसी चीज़ों से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। और मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन कहलाते हैं, मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड कहलाते हैं ना। ठीक, और इसके साथ ही फ्रायड ने मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियों का एक तरह से मैं बताया है। कौन कौन सी, इदम, अहम और परम। 3 शक्तियों का जिक्र किसने किया है, फ्रायड ने किया है। और तीनों का संबंध किससे है, काम वृत्ति से, काम प्रवृत्ति से तीनों का संबंध मानते हैं। कौन, फ्रायड। और इसमें अहम और इदम, यह जो है इसका जो विकास होता है इदम और अहम का बाहरी परिवेश में होता है। दोनों का विकास कहाँ होता है, बाहरी परिवेश में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित है। रस से संबंधित ग्रंथ का नाम बताना है। दशरूपक, साहित्य दर्पण, काव्यादर्श, काव्यालंकार। काव्यादर्श और काव्यालंकार ये दोनों अलंकार से हैं। ठीक, तो दशरूपक और हमारा साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण तो मैं कई बार बता चुकी, विश्वनाथ का है। दशरूपक अभी नया आ रहा है हमारे लिए। तो दशरूपक किसका है, तो दशरूपक जो ग्रंथ है वह धनंजय का है। ठीक, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है, तो मैं कब से बता चुकी। ठीक, तो ये कौन सा हमारा उत्तर होगा, 1 और 2। 1 और 2 हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर है। ठीक, शब्दार्थयोर्थावस्थ भावे विद्या साहित्य विद्या। अब ये मैंने तो खाली यहाँ से साहित्य विद्या और साहित्य विद्या से याद किया था इसको, जब मैं पंक्ति को ध्यान में कर रही थी अपने एग्ज़ाम के टाइम में। तो इस किसका है, यह जो है विद्या साहित्य विद्या कुंतक, भोजराज, राजशेखर या विश्वनाथ। तो राजशेखर का है। साहित्य विद्या करके यही अपनी परिभाषा देते हैं। ठीक है, बाकी कुंतक, भोजराज, विश्वनाथ की मैं बता चुकी हूँ परिभाषा आगे ही। काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। काव्यादर्श, औचित्य विचार चर्चा, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति और अभिनव भारती। सबसे पहले यह जरूरी है जानना कि किसका ग्रंथ है, तभी तो व्यवस्थित कर पाएंगे ना। काव्यादर्श दंडी का है। ठीक है, और दंडी 6वीं-7वीं शताब्दी में रहे हैं। औचित्य विचार औचित्य किसका है, औचित्य संप्रदाय मैंने बताया था ना, क्षेमेंद्र का औचित्य। और ये 11वीं शती मानते हैं। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति मैंने बताया अभी जस्ट कुछ देर पहले, वामन का। ठीक, 8वीं शताब्दी में थे ये वामन महाशय जी। अभिनव भारती किसका है, अभिनव गुप्त का। और कब थे अभिनव गुप्त, तो अभिनव गुप्त हैं हमारे 10वीं शताब्दी में, 10वीं। ठीक, तो उस हिसाब से अगर क्रम मिलाएंगे हम तो हमारा बी ऑप्शन मैच होगा। ठीक, सब चीज़ें तो मैं बता ही चुकी पहले ही। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। द्वंद्वात्मक पद्धति, ये पहले ही क्वेश्चन में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया। तेन, हिगल, विको या वॉल्टेयर, किसके अनुसार द्वंद्वात्मक पद्धति से व्याख्या होनी चाहिए, तो हिगल के अनुसार द्वंद्वात्मक पद्धति से व्याख्या होनी चाहिए। ठीक, इतिहास की। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववादी चिंतक नहीं है पूछ रहा है। ठीक, अल्बर्ट कामू, एजरा पाउंड, मार्टिन हेडेगर, जयपाल सार्त्र। तो
एजेरा पाउंड का संबंध अस्तित्ववाद से नहीं है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर चिंतक हैं वह सभी कामू, हेडेगर और शास्त्र, ये सभी अस्तित्ववादी दार्शनिक हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन है? अंडरस्टैंडिंग पोएट्री किसकी है? बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, ध्यान में रख लीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री जो है क्लिंथ ब्रुक्स की रचना है। कई बार पूछा गया है, ये कई बार प्रश्न बने हैं, मैंने देखा है। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री किसकी है? तो क्लिंथ ब्रुक्स की रचना है। ठीक है, और क्लिंथ ब्रुक्स ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इनका सिद्धांत मानते हैं एम्बिग्विटी का सिद्धांत, इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं बता देती हूँ, कुछ चीज़ अगर पूछ ली जाए एग्ज़ाम में तो क्या है। अगर विडंबना और विसंगति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो क्लिंथ ब्रुक्स रहे हैं। ठीक है, विडंबना और विसंगति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो क्लिंथ ब्रुक्स रहे हैं। और एलन टेट, इनका भी कई बार पूछा जाता है। एलन टेट जो है इनका एम्बिग्विटी करके एलन टेट का है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा, ये इलियट का पूरा नाम है, टॉमस स्टर्न्स इलियट। ठीक है, परंपरा क्या है? इलियट के अनुसार परंपरा हमें बताना है कि क्या है। संस्कृति का अंश नहीं है, निर्जीव होती है, अनुपयोगी है, जीवित संस्कृति का एक अंश है। तो इलियट के अनुसार परंपरा क्या है? तो इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, परंपरा को महत्व देने वाले हैं इलियट। ठीक, आगे चलते हैं। अस्तित्ववाद की विशेषता है। अस्तित्ववाद की विशेषता में पूछ रहा है जीवन की निरर्थकता का बोध, जीवन की सार्थकता का बोध, मृत्यु बोध या परंपरा के प्रति आस्था। इसमें से हमें ऑप्शंस में से ढूंढना है। तो अस्तित्ववाद में क्या है? जीवन की निरर्थकता का बोध तो भर भर के पड़ा हुआ है। ठीक, तो यह तो आना ही है अस्तित्ववाद में। जीवन की सार्थकता का बोध ये बिल्कुल भी नहीं है, सार्थकता नहीं बल्कि निरर्थकता का बोध है, मृत्यु बोध। तो क्या अस्तित्ववादी मृत्यु बोध से प्रभावित हैं? बिल्कुल प्रभावित हैं। परंपरा के प्रति आस्था उनमें बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा क्या उत्तर आ रहा है? हमारा उत्तर आ रहा है 1 और 3। ठीक है, बी नंबर हमारा सही है, 1 और 3। ठीक है, ग्रंथ हैं और सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। प्लेटो के ग्रंथ का क्या नाम है? इयॉन। ठीक, बिस्मार्ट के इनके ग्रंथ का क्या नाम है? बिस्मार्ट के लिटरेरी क्रिटिसिज्म अ शॉर्ट हिस्ट्री। यह जो ग्रंथ है यह किसका है? यह जो ग्रंथ है बिस्मार्ट का है। कॉलरिज लेक्चर ऑन शेक्सपियर, कब से मैं बता रही हूँ लेक्चर ऑन शेक्सपियर किसका है? कॉलरिज का है। अब रेमंड लेविस का द ग्रेट ट्रेडिशन। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर क्रम लगाएं तो 2, 4, 3, 1 ये हमारा क्रम ठीक बैठ रहा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का भेद अवंती को माना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। रीति का भेद अवंती को किसने माना है? भामह ने, कुंतक ने, वामन ने या भोजराज ने? तो रीति का भेद अवंती को मानने वाले हैं भोजराज। ठीक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। रीति का एक भेद क्या मानते हैं? अवंती। वामन रीति के कितने भेद मानते हैं? 3 भेद मानते हैं। वह कौन से? वैदर्भी रीति मानते हैं, गौड़ी रीति मानते हैं, गौड़ी और पांचाली। ये कौन मानता है रीति के भेद में? ये मानते हैं वामन। और अवंती को किसने माना है? भोजराज ने।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से काव्य मीमांसा के रचनाकार, काव्य मीमांसा के रचनाकार पूछ रहा है कि कौन है। काव्य मीमांसा में वामन, राजशेखर, मम्मट या भट्टलोलट। तो काव्य मीमांसा किसकी है, कब से हम ये प्रश्न पढ़ते आ रहे हैं, राजशेखर की। ठीक, मम्मट का काव्यालंकार सूत्र, अभिनव भारती का अभिनव गुप्त का अभिनव भारती, मम्मट का काव्य प्रकाश, भट्टलोलट का। चलिए आप लोग अब मुझे कमेंट करके बताइए भट्टलोलट के ग्रंथ का क्या नाम है। रस गंगाधर के रचयिता, यह भी हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, दंडी, अभिनव गुप्त, आचार्य विश्वनाथ या पंडितराज जगन्नाथ। तो रस गंगाधर किसका है, पंडितराज जगन्नाथ का ग्रंथ है। ठीक है। नाट्य शास्त्र के रचयिता, ये तो बच्चों का लग रहा होगा आपको, ये सब क्या प्रश्न है ना। इस उतना जब हमने पढ़ लिया है तो यह तो बहुत ही सरल लग रहा होगा। नाट्य शास्त्र किसका है, तो नाट्य शास्त्र जो है वह भामह, भरत, जयदेव या वामन, तो भरत का है, भरत मुनि का है। ठीक। अभिनव गुप्त किस रससूत्र के व्याख्याता हैं, अभिनव गुप्त के बारे में पूछ रहा है। आरोपवाद, अभिव्यक्तिवाद, अनुमानवाद या भुक्तिवाद। तो भुक्ति किसका है, भुक्ति कौन करेगा, नायक करेंगे, है ना। मैट्रिक्स से मैं बता चुकी हूँ कि कौन सा किसका मानना है। तो अभिनव गुप्त जो है किसको मानते हैं, अभिव्यक्तिवाद को मानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और अभिनव गुप्त जो है शैव दर्शन से प्रभावित है। ठीक है, एक ही बार चीज़ें बता रही हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में चीज़ें फीड हो जाए। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, विराम देते हैं। अभी भी बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मिलते हैं दूसरे भाग में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। टाटा बाय।